हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर से चलते हैं 9th की फिजिक्स पोर्शन में और आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर अपन चर्चा करने वाले हैं और वो है जो टाइम वेलोसिटी ऑफ ग्राफ है, उससे हम कैसे तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं वो कैसे डिराइव करते हैं, इस पर आज अपन लोग चर्चा करते हैं। देखिए, टाइम वेलोसिटी ग्राफ हम समझ चुके हैं यद्यपि, लेकिन आज के रेफरेंस में, आज के संदर्भ में अपन बात करें तो चूंकि टाइम वेलोसिटी ग्राफ की एक उपयोगिता हमको सिद्ध करनी है और उस उपयोगिता को कैसे सिद्ध करनी है, हम उसे तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस कैसे इजिली डिराइव करते हैं, तो थोड़ा सा उस पर अपन प्रकाश डाल लेते हैं कि अच्छा इट इज टाइम वेलोसिटी ग्राफ। हम जानते हैं कि जो टाइम वेलोसिटी ग्राफ होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट का मोशन है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से भी हो सकता है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी हो सकती है। और यहाँ मानते हैं कि वेलोसिटी इज चेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जो मोशन है आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। तो थोड़ा सा ग्राफ का जो फिगर है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें एक प्लेन है और उस प्लेन में दो एक्सिस हैं, वो से एक्स लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में है तो ओ एक्स एक्सिस उसको कहते हैं, और एक वर्टिकल जो एक्सिस है ओ वाई। तो इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस मिलाकर के एक प्लेन है। इसमें एक्स एक्सिस में आपने टाइम को डिराइव किया है, टाइम को एक्सप्लेन किया है, एक्सप्रेस किया है आपने, और वेलोसिटी को आप किससे एक्सप्रेस कर रहे हैं, वाई एक्सिस में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। आप इसमें ये भी क्लियर करें कि ये ओरिजिन पॉइंट है और ओरिजिन पॉइंट में t इज इक्वल टू 0 है और वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी हमने इनिशियल वेलोसिटी ली है ऑब्जेक्ट की वो u ली है, और देख रहे हैं फिर आफ्टर t सेकंड ये वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, चेंज होकर v हो जाती है। इधर का ये जो पोर्शन है राइट हैंड साइड का आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि OA जो है इसको हम इनिशियल वेलोसिटी के रूप में डिफाइन कर रहे हैं। फिर तो जब हम इसके टाइम एक्सिस के पैरेलल ये स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, यानी इसको हम AD कह सकते हैं, तो ये AD जो है ये बताता है कि इस AD और OC के बीच ईच पॉइंट जो होगा, कोई भी पॉइंट आप लेंगे यहां से यहां से, ये जो डिस्टेंस बिटवीन O एंड A है वो ऑलवेज इक्वल होगी डिस्टेंस बिटवीन C एंड D के। मतलब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसलिए इन दो लाइंस के बीच प्रत्येक पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। यानी इसको अपन कहेंगे OA इज इक्वल टू, अगर U है तो दिस इज इक्वल टू U एंड CD विल ऑलवेज बी इक्वल टू U। सेम इसी तरह से हम देखते हैं कि जब हम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं, सपोज O से E तक आप पहुंच जाते हैं, तो जो वेलोसिटी है यानी t इज इक्वल टू t सेकंड में जिसको हम कह रहे हैं, वो वेलोसिटी u से चेंज होकर क्या हो जाती है, v हो जाती है। उसको भी अपन राइट हैंड साइड में देखें तो E से भी हम टाइम एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, EB उसको कहते हैं। तो ये EB जो है वो भी क्या होगी, t टाइम को एक्सप्रेस करेगी। जिस तरह से OC इज इक्वल टू t है या AD इज इक्वल टू t है, तो उसी तरह से EB इज इक्वल टू t टाइम। अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो देखिए, जिस तरह से O से ये E की जो डिस्टेंस है उसको हम वेलोसिटी के रूप में क्या कह रहे हैं, v कह रहे हैं। तो ग्राफिकल फेनोमेना में मतलब जो ग्राफ का संदर्भ होगा उसमें C से और B की दूरी यानी BC को अपन क्या कहेंगे, v कहेंगे। यानी C से B तक उसका जो वेलोसिटी वैल्यू है वो क्या है, v है। इस तरह से C से D तक वेलोसिटी की वैल्यू u है। तो आपको समझने के लिए जरूरी है कि जब हमारी जरूरत पड़े कि BD की वैल्यू क्या है, तो आप देख रहे हैं कि BD में भी एक्सप्रेस कैसे, BC में से CD को घटा दीजिए, यानी V में से U को घटा दीजिए, तो वो क्या हो जाता है, वेग में परिवर्तन। यानी BD क्या बताएगा, वेग में परिवर्तन बताएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको बच्चों बिल्कुल क्लियर करके रखना है
तब आप तीनों ही जो गति के समीकरण हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले समीकरण की बात करते हैं, जो गति का पहला समीकरण बच्चों, उसको हम जानते हैं कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी के रूप में होता है। अब इसमें क्या है, v u का टाइम से रिलेशन होता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि टाइम वेलोसिटी रिलेशन एक्सप्रेस कीजिए, मतलब गति का समीकरण ना पूछ के आपसे कहता है कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ के द्वारा आप टाइम और वेलोसिटी रिलेशन की व्याख्या कीजिए, वेग और समय संबंध की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन अबाउट द टाइम वेलोसिटी रिलेशन। तो इसको भी आप लिखेंगे कैसे कि मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ है, मतलब इन फिगर देयर इज एक्सप्लेन ए टाइम वेलोसिटी ग्राफ, जिसमें क्या है कि ओरिजिन पॉइंट पर ए पॉइंट को हमने वस्तु के इनिशियल वेलोसिटी के लिया रूप में लिया है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, वस्तु का प्रारंभिक वेग, और आफ्टर टाइम टी सेकंड हमने उसकी वेलोसिटी को क्या किया है, बी पॉइंट से एक्सप्रेस किया है, जहां पर वस्तु का वेग कितना हो जाता है, भी हो जाता है। हम क्या करते हैं, ए पॉइंट से और ई पॉइंट से टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट के पैरेलल लाइंस खींच देते हैं। तो इस तरह से ये एडी जो है वो ओसी के बराबर हो जाता है। और इसी तरह से जब हम बी से वाई एक्स के पैरेलल यानी वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं, तो ये बीसी जो है हमारा भी हो जाता है, और इसी तरह से ये सीबी जो है हमारा यू हो जाता है। इतना आप लिख दीजिए। आप इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि फ्रॉम ग्राफ वी हैव सिंस OA इज इक्वल टू यू, हेंस क्या हो जाएगा, CD इज इक्वल टू यू, एंड OE इज इक्वल टू V। दिस इंप्लाइज कि BC इज इक्वल टू V। Therefore, वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, या चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो वेग में जो परिवर्तन होगा या चेंज इन वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम ग्राफ वो क्या हो जाएगा, BD से उसको कहेंगे। तो ये BD जो हो जाएगा उसको हम कहेंगे BC और माइनस CD। अब आपके पास BC भी है और CD भी है, तो ये क्या हो जाएगा, BD इज इक्वल टू V माइनस U। अब आपको T चाहिए, यानी वेग में परिवर्तन की दर। अतः एक्सीलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो ऑब्जेक्ट का जो एक्सीलरेशन होगा, ऑब्जेक्ट का त्वरण या एक्सीलरेशन जिसको कहेंगे, वो कैसे परिभाषित हो जाएगा, ए बराबर वेग में परिवर्तन और बटे समय। अब समय को आपने कैसे दर्शाया है, ये वेग बराबर आपका वेग में परिवर्तन आ गया कितना, ये BD है, तो उसको कह सकते हैं कि BD और टाइम एक्सिस में ये कितना है, टाइम एक्सिस में इतना है, OC के बराबर है। तो ये BD इक्वल टू आपके पास V माइनस U है, और OC इक्वल टू आपके पास T। तो इस तरह से बच्चों A इक्वल टू आ जाता है, A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, या इसी को कह सकते हैं V माइनस U इज इक्वल टू AT। इसको भी एक समीकरण मान लीजिए, उसको पहला मान चुके हैं तो इसको दूसरा मान लीजिए, या इसको कहते हैं V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो ये जो है थर्ड इक्वेशन आपका इसमें जो प्राप्त होता है वो है गति का पहला समीकरण। इसी तरह से आइए देखते हैं गति के दूसरे समीकरण को भी कैसे हम ग्राफिकल मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माना जाना लिख करके और गति के पहले समीकरण की व्याख्या कर सकते हैं। गति के दूसरे समीकरण की आइए बात कर लेते हैं। जब हम गति के दूसरे समीकरण की बात करते हैं बच्चों, तो
गति का दूसरा समीकरण जो है आपका वो कुछ इस तरह से रहता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस तरह से गति का दूसरा समीकरण रहता है। इसको भी कभी कभी प्रश्न में इस तरह से कहते हैं, क्योंकि ये यस है और ये जो है वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और टाइम है, तो इसको भी ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन को भी हम इस प्रश्न के रूप में देखते हैं कि फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम या डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा करके भी प्रश्न आता है। अब इसमें आपको ये फिर से बताना पड़ता है कि मान लेते हैं कि इन फिगर टाइम वेलोसिटी ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड, तो जब आपने इतना कह दिया कि फिगर में टाइम वेलोसिटी ग्राफ जो है एक्सप्रेस्ड है, तो फिर आगे आपको इस इक्वेशन को डिराइव करने में जिस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है डायरेक्ट वहीं से आप बोलना पड़ा। मतलब आप क्या कहेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि टाइम वेलोसिटी जो ग्राफ है उसमें जो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेटेड बाय द ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है कि टाइम एक्सिस द्वारा टोटल कैप्चर्ड एरिया के इक्वल होता है। मतलब गतिशील वस्तु के लिए जो कुल विस्थापन है वह समय अक्ष द्वारा घिरे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसे आपको यहां लिखना चाहिए। आपने प्रारंभ में क्या किया कि माना एक ये समय वेग ग्राफ है जो चित्र में प्रदर्शित है। अब इसमें ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर यू है यहाँ पर भी है, आपको जानना चाहिए ये सब चीजें, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। माना चित्रानुसार एक टाइम वेलोसिटी ग्राफ है और इसके द्वारा हमको कुल विस्थापन की गणना करनी है या गति के द्वितीय समीकरण को आपको निकालना है ऐसे। अब यहाँ से आप इतना ये चीज जरूर लिखिएगा क्या कि हम जानते हैं कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में जो कुल विस्थापन होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, वो समय अक्ष द्वारा घिरे हुए कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। अर्थात जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है एस, वो कितना होता है, वो होता है एरिया ऑफ किसके, अब टोटल कैप्चर्ड एरिया देख लीजिए। ये टोटल कैप्चर्ड एरिया क्या है, यहां से O से लेकर यहां तक U वेलोसिटी है और यहां से फिर इसकी वेलोसिटी भी कहां हो जाती है, यहां तक। तो ये टोटल कैप्चर्ड एरिया है, जो ये टोटल कैप्चर्ड एरिया यहां तक आता है। तो यानी एरिया ऑफ O से शुरू कर दीजिए, O A B D C, ये टोटल कैप्चर्ड एरिया। तो इस टोटल कैप्चर्ड एरिया को आपको निकालना है। अब इस एरिया को देखिए दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तो ये आपका आयत है और ये दूसरा एक त्रिभुज है। मतलब इसमें क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ इस आयत का या इस आयत का जो क्षेत्रफल है उसको क्या कहते हैं, OACD कह देंगे। OACD प्लस एरिया ऑफ इसका ट्रायंगल ABD का, ABD का। तो इस तरह से S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए ये हो जाएगा OA और इनटू ये OA ऊंचाई हो गई और ये OC, या OC इंटू OA कह सकते हैं। प्लस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो ये AD हो गया और ये ऊंचाई जो हो जाती है वो BD हो जाती है। ये अब आपको इसमें देखना है कि OA को क्या रखना है। तो O से A क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इसको U कहते हैं। और ये OC क्या है, ये टाइम एक्सिस में टोटल टाइम है, तो इसको T रख दीजिए। और प्लस 1/2 AD क्या है, ये AD देख लीजिए, AD, ये AD इज इक्वल टू OC। तो इसको भी हम क्या कर देंगे, टाइम के बराबर कर देंगे। आप इसमें लिख सकते हैं कि सिंस AD इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू टाइम, ऐसा। और ये BD क्या है, BD आपने पहला समीकरण जब निकाला तो देखिए फिर से यहां देख लीजिए,
लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए क्लियर। ये BD क्या है, ये टोटल डिस्टेंस इस लाइन की क्या है, BC, वो क्या है, V के बराबर है, और CD किसके बराबर है, U के बराबर है। तो ये BD इज इक्वल टू क्या है, BC माइनस CD यानी V माइनस U। इसको आप इस तरह से लिख दीजिए, ये हो गया V माइनस U। तो ये हो गया S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 V माइनस U। अब पहले गति के समीकरण की बात करिए, तो जो दूसरा समीकरण अपन माने थे, तो वो माने थे V माइनस U इज इक्वल टू AT। यहां रख लीजिए और इसको लिख जरूर लीजिए एक लाइन कि कहां से आपने प्राप्त किया है, इसको पहले समीकरण से प्राप्त किया है, फ्रॉम V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो इस तरह से AT जब आपने लिख दिया और ये T का गुणा यहां है, ये T का गुणा, तो अब आपको क्या मिल गया, ये इस तरह से मिल गया। आगे देखेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये होता है आपका गति का दूसरा समीकरण, काहे से, ग्राफ से। तो इस तरह से ग्राफ से हम गति का दूसरा समीकरण भी निकाल सकते हैं। देखिए, तो ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ बच्चों कितना इंपॉर्टेंट है इस इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने के लिए। ठीक इसी तरह से बच्चों तीसरा समीकरण भी हम गति का इसी टाइम वेलोसिटी ग्राफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए, आपका ग्राफ यही बना रहेगा। थर्ड इक्वेशन आपका क्या होता है, चलिए थर्ड इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये जो आपका थर्ड इक्वेशन होता है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। इसमें भी बच्चों आप याद रखिए कि आपको लिखना क्या है, लिखना आपको वही है, क्या, माना इन फिगर इट इज एक्सप्रेस्ड ए टाइम वेलोसिटी ग्राफ। ठीक, मान लेते हैं कि चित्रानुसार एक समय वेग ग्राफ है जिसमें विभिन्न राशियां अपने सामान्य अर्थ में हैं। मतलब आपको ये जरूरी नहीं है कि आप O बनाइए, X बनाइए, Y बताइए उसको, है ना, बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। यदि 4 नंबर का क्वेश्चन अकेले आ गया है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कीजिए फ्रॉम द ग्राफिकल मेथड, तो आप उसको बता सकते हैं अकेले। लेकिन यहाँ आप क्या है, तीनों इक्वेशन एक साथ डिराइव करते हैं, तो इसलिए वो बताने की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि फ्रॉम फिगर वी हैव द टाइम वेलोसिटी ग्राफ एंड एक्सप्लेन योर एंड। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ है। अब फिर यहां आपको तीसरा समीकरण निकालने के लिए उसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। कौन से, हम जानते हैं कि टाइम वेलोसिटी ग्राफ में, समय वेग ग्राफ में वस्तु के द्वारा कुल तय विस्थापन समय अक्ष द्वारा घिरे हुए कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। अब ये लिखेंगे, आपके मन में एक चीज आ सकती है, आनी भी चाहिए कि सर अभी तो आप दूसरे समीकरण के लिए ऐसा कह रहे थे। देखिए, फिगर में जो आपका व्यू है वो अगर चेंज हो जाए तो एक समीकरण दूसरे रूप में कैसे आता है, यही आप इसकी उपयोगिता सिद्ध करेंगे। मैंने कहा ना कि बहुत ही उपयोगी टाइम वेलोसिटी ग्राफ में, कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं, वो यही है कि इसी से हमने पहला समीकरण निकाला, आराम से निकल गया, दूसरा समीकरण निकाला, और तीसरे समीकरण में तो दूसरे समीकरण का कॉन्सेप्ट भी वही भाई कि हम जानते हैं कि जो टोटल कैप्चर्ड एरिया बाय द टाइम एक्सिस होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है, एरिया ऑफ किसके, OABCD या OABDC के बराबर होता है। अब यहां हम इसको दो पार्ट में न लेकर कैसे थर्ड इक्वेशन के लिए यूज करते हैं, ये देखिए। इस OABCD में ये इसको अगर हम एक आयत और त्रिभुज के रूप में लें तो ये क्या होता है, समलंब चतुर्भुज। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, OABC केवल करते हैं, यानी D को हटा दें, क्या करते हैं, OABC कह सकते हैं। अब दूसरे समीकरण में हमको चूंकि इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग लेना था, इसलिए उसको हम क्या बता रहे थे कि टोटल कैप्चर्ड एरिया बाय द टाइम एक्सिस इज
ओ ए बी डी सी, तो यहां उसका व्यू बदल दिए, या बोले कि एरिया ओ ए बी सी। अब आप जब इसको देखें कि ये तो समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। एक समांतर भुजा है आपकी ओ ए और प्लस दूसरी समांतर, इसके समांतर भुजा क्या है, बीसी, ये क्या है बीसी, और गुणे ऊंचाई, तो ऊंचाई, अब जब ये दोनों समांतर भुजाएं हो गई तो ऊंचाई क्या हो गई, ये चाहे आप इसको ईबी ले लीजिए और चाहे ओसी ले लीजिए, तो ये ओसी क्या हो गई, ये इस समलंब। अब देखिए ओ ए क्या है, यू है, बीसी क्या है, सी से बी तक की डिस्टेंस ये बी, और ये ओसी क्या है, ये ओसी क्या है, ये ओसी क्या है टी। अब आपको लगता है कि सर ये तो थर्ड इक्वेशन नहीं होता है, बस एक लाइन लगा लीजिए, किंतु जो आपका पहला समीकरण है, पहला समीकरण क्या है, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है। इससे देखिए अगर t की वैल्यू हम निकालें तो t इज इक्वल टू आ जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। पुट इन दिस, तब आपको क्या मिल जाता है, s इज इक्वल टू मिल जाता है 1/2 u प्लस v इंटू v माइनस यू अपॉन टी। अब इस a को आप इधर ले आएंगे और 2 को, तो ये हो जाएगा 2as, कितना आ जाएगा 2as आ जाएगा, और इधर मिलेगा इसको आप इस तरह से v प्लस यू, और ये हो जाएगा v माइनस यू। आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, निकाल लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, या 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो कम से कम इसको ऐसे ही लिखते हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ऐसा करते हैं, तो ये होता है बच्चों आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसी तरह से देखते रहिए द्विवेदी फिजिक्स और पढ़ते रहिए 9वीं से लेकर 12वीं तक के फिजिक्स के सभी कॉन्सेप्ट्स। कल बच्चों ये जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, इनका जो अप्लाइड फॉर्म हम देखेंगे उसे देखना मत भूलिए। आप बिल्कुल आंखें लगाए रहिए कि कैसे वो आपको ये वीडियो प्राप्त होता है, कि जो तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन है उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कैसे मिलते हैं।